नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही हैं सबकी तैयारियां। तो अभी भैया बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो ये वेट मत करना कि भाई और वैकेंसी आएंगे। खूब सारी आ रही हैं, उनमें ही अपनी क्या है कि किस्मत आजमा लो। जिस भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो कि भाई हाँ मेरे को इस परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, तो उसमें अपना एक टारगेट फिक्स कर लो कि भाई इसमें तो मेरे को एक सीट चाहिए, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है ये आपके ऊपर है। क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो जून की जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट है। सूजस हम लेके आए हैं जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स आ जाता है और भी नए नए फैक्ट्स आते हैं जो हमारे को भी पेपर होगा, आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सूजस में कई कई चीज़ें दी रहती हैं, जैसे कल्चर का टॉपिक दे दिया या उसमें कोई भी ज्योग्राफी का दे दिया। तो जो भी उसमें दिया रहता है कि भाई सूजस में आपने कोई भी लाइन दे रखी है, कोई भी चीज़ दे रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आने वाले पेपर के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जून सूजस थोड़ी लंबी होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बैठे रहिए और पढ़ते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है और जब आपको ये लगता है कि आप एक मिनट और सहन नहीं कर सकते, कि आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हो, जैसे आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हो कि भाई मेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि नहीं मिलेगी तो क्या होगा। और जब आपको ये लगे कि सब कुछ आपका विरोध करने लगे, घर वाले कहने लगे तेरे को तो नौकरी नहीं लग रही, फ्रेंड्स कहने लगे क्या हो रहा है, कितने दिन हो गए, तो सब कुछ आपका विरोध करने लगे ना, तो जब आपको ये लगे कि अब तो मैं एक मिनट भी सहन नहीं कर सकता इन चीज़ों को, तो आप हार मत मानना। क्योंकि यही वो समय है और वो स्थान है जब आपका समय अच्छा शुरू होने वाला है। जब लोग आपको टोक के, लोग आपको ताने देने शुरू कर दें कि ये तू क्या कर रहा है, तेरे को कितने दिन हो गए, कब नौकरी लगेगा, घर वाले कहने लग जाएं कि मैं क्या जवाब दूं रिश्तेदारों में, तब समझ लेना कि आप मंजिल के क्या हो, करीब हो। इसलिए रुकना नहीं है, बिल्कुल भी पीछे मुड़ के मत देखना, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है मोलेला। मोलेला क्या है? मोलेला एक टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जो राजसमंद जिले की जो खमनोर तहसील है उसमें स्थित मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा क्या होता है कि लाल मिट्टी जो होती है उसको पकाकर एक सजावटी सामान बनाने की कला होती है। लाल मिट्टी होती है उसको पका देते हैं और उससे सजावटी सामान बनाया जाता है। मोलेला गांव जो उसमें शीघ्र ही क्या है कि एक शिल्पग्राम यानी कि शिल्प बाड़ी की जो स्थापना होगी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। शिल्प बाड़ी जो उसमें क्या क्या होगा, एक सेमिनार हॉल होगा, प्रदर्शनी हॉल होगा, कैफेटेरिया जैसी जो सुविधाएं हैं वो शिल्प बाड़ी जो शिल्प ग्राम बनाया जा रहा है उसमें ये सुविधाएं होंगी। उसके बाद में आता है भारत सरकार के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में वर्ष 2021-22 में राजस्थान उत्कृष्ट श्रेणी में रहा है। संपूर्ण भारत में 733 जिलों के बीच जो है वो प्रथम स्थान जो है वो किसका है, सीकर का है। दूसरा स्थान आता है झुंझुनू का, तीसरा स्थान आता है जयपुर का। फिर आता है, ये अलग अलग है पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आयोजित स्वच्छ भारत विद्यालय पुरस्कार में राज्य के 2 राजकीय जो विद्यालय हैं उनका चयन किया गया है। कौन कौन से हैं? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक में है। दूसरा है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो गंगापुर भीलवाड़ा में है। इन 2 को जो है वो स्वच्छ भारत विद्यालय पुरस्कार जो है उसमें चुना गया है। उसके बाद आता है चेस इन स्कूल एक्टिविटी। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो भी नो बैग डे के तहत जो भी शनिवार आते हैं, जैसे फर्स्ट शनिवार, सेकंड शनिवार, फोर्थ शनिवार, इनमें अलग अलग प्रोग्राम दिए गए हैं। तो चेस इन स्कूल एक्टिविटी क्या है? शुरुआत होती है 19 नवंबर 2022 को। नो बैग डे के तहत इंदिरा गांधी की जयंती से राज्य के स्कूलों में
चेस इन एक्टिविटी जो है इसकी शुरुआत हुई। इस दिन राज्य में एक साथ 38,21,009 विद्यार्थियों ने क्या किया, चेस इन स्कूल एक्टिविटी में भाग लेकर कीर्तिमान स्थापित किया है। ये वाला जो प्रोग्राम होता है कि भाई चेस इन स्कूल एक्टिविटी जो की जाएंगी वो 4th जो शनिवार आता है उसको की जाएंगी। फिर आता है राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बोरी। अब ये देखिए, अब ये हुई तो जनवरी में थी, लेकिन इसको जून की सूजस में क्यों दिया गया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। 4 से 10 जनवरी 2023 को रोहट पाली में जो है इसका आयोजन होता है। उद्घाटन जो है वो 18वीं जो जम्बूरी है इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया। राजस्थान में इससे पहले 23 से 31 दिसंबर 1956 में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का जो आयोजन है वो जयपुर में हुआ था। इससे पहले क्या है, इससे पहले तो 23 से 31 दिसंबर 1956 में हुआ था पहले तो, और उसके बाद दूसरी जो राष्ट्रीय जम्बूरी है इसका आयोजन जयपुर में हुआ है राजस्थान में, यानी कि 2 ही हुए हैं। फिर राजस्थान में क्या है कि 67 साल बाद 18वीं राष्ट्रीय भारतीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया है रोहट पाली में, यानी कि 67 साल पहले किया गया था राजस्थान में और एक अब किया गया है। इसके लिए जो बजट है वो 25 करोड़ रुपए का जो बजट है वो तय किया गया है। इसके तहत 3 पुरस्कार दिए गए हैं राजस्थान को। कौन कौन से? राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। फर्स्ट ये सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग, सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड अवार्ड दिए गए, यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए तो क्या है, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड अवार्ड दिया गया। ठीक है। फिर तीसरा है नेशनल चीफ कमिश्नर अवार्ड एंड फ्लैग, जो है ये भी राजस्थान को दिया गया। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी जो है इसका डिजाइन जो है भारत के निवासी थे आर्किटेक्ट श्री सुंदर राठौड़ ने तैयार किया, कि जो भी ये जम्बूरी आयोजित की गई थी इसका जो डिज़ाइन था वो श्री सुंदर राठौड़ ने तैयार किया। और 22 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के जो पोस्टर का विमोचन है वो 22 जुलाई 2022 को ही कर दिया गया था। आयोजन फिर जनवरी में किया गया। फिर आती है नई राष्ट्रीय नीति। नई राष्ट्रीय नीति जो है जिसे बोलते हैं 5+3+3+4, ये जो नीति है ये लागू होती है 29 जुलाई 2020 को ये लागू होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी पहले, और अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू होती है। इसमें क्या होता है कि 5 यानी कि पहले 5 साल में प्री प्राइमरी की जाएगी, 3 साल कि पहले 5 साल में 3 साल की जो प्री प्राइमरी है वो पास की जाएगी। फिर आगे वाले जो 3 साल है उसमें कक्षा 3 से 5 की जो तैयारी है वो की जाएगी। अगले 3 साल में मध्यम चरण कक्षा 6 से 8 का जो कंप्लीट है वो किया जाएगा। और जो 4th चरण होगा 4, इसमें कक्षा 9 से 12 का जो कंप्लीट है वो किया जाएगा। ये है 5+3+3+4। आगे आती है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार की योजना आती है पीएम श्री योजना। इसमें क्या होता है कि पीएम श्री यानी कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। उद्देश्य क्या है कि देश के हर ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन करके उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। कि देश का हर ब्लॉक है वहाँ से 2 विद्यालयों का चयन करके उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण जो है इसमें 2022 से 2027 तक का जो है वो प्रथम चरण लिया गया है। और भारत के इसके तहत क्या है कि भारत के 14,500 पुराने जो स्कूल हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, यानी कि उन्हें आदर्श बनाया जाएगा और भी, ताकि इन स्कूलों को नया स्वरूप देकर बच्चों को स्मार्ट जो शिक्षा है उससे जोड़ा जा सके। फिर आता है डायल फ्यूचर कार्यक्रम। डायल फ्यूचर जो कार्यक्रम है इसका आयोजन होता है 28 जून से 5 जुलाई। अभी डायल फ्यूचर जो कार्यक्रम है इसका आयोजन हुआ था 28 जून से 5 जुलाई। इस कार्यक्रम में क्या है कि पथ प्रदर्शक जो हैं उनके रूप में चयनित जो शिक्षक हैं उनके द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी सीनियर स्कूलों में
जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनमें संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में संस्था प्रधानों के द्वारा 28 जून से 5 जुलाई तक विद्यार्थियों को डायल फ्यूचर परामर्श कार्यक्रम के तहत मार्गदर्शन की जो व्यवस्था है वो इसके तहत की गई है। मॉड्यूल निर्माण में जो सहायता है वो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है उदयपुर वो कर रहा है, और एक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आता है बीकानेर, ये जो है इसके मॉड्यूल निर्माण में सहायता कर रहे हैं। एक तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है और एक राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर। अगला आता है यूथ को जोड़ो, यानी कि युवाओं को जोड़ो अभियान चलाया गया है। एक विभाग आता है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। क्या है कि राज्य, मंडल और जिला स्तर के ऊपर जो संचालित राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में यूथ को जोड़ो अभियान जो है वो चलेगा, यानी कि युवाओं को साथ लेकर चलो। ये जो अभियान ये चलाया गया है, कौन सा विभाग है? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। नेक्स्ट आता है एक पोर्टल आता है कि दीक्षा राइज पोर्टल। सहयोग कौन कर रहा है दीक्षा राइज पोर्टल में? सहयोगी है MHRD नई दिल्ली प्लस SCERT जो उदयपुर है, इनका सहयोग है। उद्देश्य क्या है इसका कि राज्य के सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ई कंटेंट सर्वसुलभ कराने के लिए कक्षा 1 से 12 तक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दीक्षा राइज पोर्टल की जो स्थापना है वो की गई है, ताकि उन्हें ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके 1 से 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश के 500 मदरसे जो हैं उसमें स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की गई है, और इन स्मार्ट क्लासरूम के लिए बजट दिया गया है 13.10 करोड़ का बजट दिया गया है। और राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा पंजीकृत मदरसों में राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा जो पंजीकृत मदरसे हैं उनमें 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने के लिए प्रति मदरसा, यानी कि हर एक मदरसे में 2.62 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 जो उसमें पंजीकृत जो मदरसे हैं उसमें स्मार्ट क्लासरूम नए इंटरनेट की सुविधा की घोषणा की है। प्रथम चरण जो है उसमें 500 मदरसे जो है उनका अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि 500 मदरसे जो हैं उनको आगे लाया जा रहा है, और प्रति मदरसा 2.62 लाख रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। अगला आता है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। जून 2019 से महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती थी उसके अवसर पर ये जो निर्णय है वो लिया गया था। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम है उनको खोलने की घोषणा की थी, और अब टोटल देखें तो कितने हो गए? 2700 प्लस। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जारी श्रेष्ठ विद्यालयों की जो सूची है उसमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर जयपुर में जिले में अव्वल रहा है। कि जो भी ये जो मॉडल स्कूल है उसमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आता है आदर्श नगर जयपुर, ये क्या है कि राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। फिर आता है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये अलग से वैसे करवाई हुई थी सोर्स में, उसके अलावा इसमें दी गई है तो हम देख लेते हैं कि शुरू होती है 29 नवंबर 2022 को। राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है ये। कक्षा 1 से 8 तक के जो राजकीय विद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे तथा प्रत्येक विद्यार्थी को सिलाई के लिए 200 रुपये दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिलाई के लिए राज्य ने का जो बजट आएगा वो कितना आएगा? 94.61 करोड़ राशि की जो घोषणा है वो यूनिफॉर्म सिलाई के लिए की गई है। टोटल बजट कितना है? 500.10 करोड़ रुपए टोटल है, और उसमें से राज्य सरकार कितना देगी? 325.87 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। ये है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। उसके बाद आती है कि 5 योजनाएं हैं जिन्हें हाल ही में फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है। कौन कौन सी हैं ये भी देख लीजिए। पहली आती है कि मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना, जिसका जो विभाग आता है वो आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। दूसरी आती है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका विभाग आता है प्रारंभिक स्कूल शिक्षा विभाग।
ये भी करवाई हुई है, ये भी करवाई हुई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो अब अभी देख के आए हैं, प्रारंभिक स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। अगली आती है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021, इसका विभाग आता है उच्च शिक्षा विभाग, इसके द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या होता है कि 150 विदेशी संस्थानों में 200 छात्र जो है वो इसमें एडमिशन ले सकेंगे, बाहर के विदेशी संस्थानों में। प्रतिष्ठित जो भी विदेशी संस्थान हैं उनमें उच्च अध्ययन की सुविधा के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो शुरू किया गया, ताकि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो बाहर भी जाके पढ़ सकें। फिर आता है पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा। ये 5वीं फ्लैगशिप योजना है जिसको हाल ही में शामिल किया गया है। इसका विभाग आता है पर्यटन विभाग। शुरू होती है 18 मई 2022 को। उद्देश्य क्या है कि बजट 2022-23 की जो घोषणा है संख्या 166 के अंतर्गत पर्यटन व हॉस्पिटलिटी जो क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूर्ण मान्यता दी जाए। ये जो योजनाएं हैं इन्हें हाल ही में फ्लैगशिप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब देखिए ये चीज़ें दी हुई हैं इसमें सूजस में, तो ये चीज़ें दी हुई हैं, इसका मतलब ये क्या है, आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनको सूजस में डाला गया है। क्योंकि नॉर्मल है, आजकल देखो सूजस बहुत कम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आजकल तो पढ़ने लग गए हैं वैसे, लेकिन इन सूजस में जो भी चीज़ें दी रहती हैं कि मान लो कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे मोलेला दिया था, तो मोलेला से ये समझ लो कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो निकल कर एग्जामिनर उसमें डाल देगा। फिर आता है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर। स्थापना कब होती है? 1857 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापना होती है। शुरुआत में इसे मदरसा-ए हुनरी यानी कि कला संस्थान के नाम से जाना जाता था। भाई पहले मदरसा-ए हुनरी यानी कि कला संस्थान के नाम से जाना जाता था। 1886 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के रूप में जाना जाने लगा, यानी कि पहले जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे मदरसा हुनरी, फिर 1886 में इसका नाम चेंज किया गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इसी के अंदर क्या है कि म्यूजियम ऑफ लेगसीज, यह भवन, ये क्या है म्यूजियम ऑफ लेगसीज, यह भवन पंडित शिवदीन का जो निवास स्थान है वो था। ये सवाई राम सिंह द्वितीय के कार्यकाल के मंत्री थे। उनके कार्यकाल में 1857 में मदरसा हुनरी कला प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान शुरू किया गया था। फिर यहीं पर क्या है कि 14 कैरेट गोल्ड से लिखी आयतें, यानी कि एक आर्टिस्ट है मिच, उनके स्टूडियो में सफ़ेद मार्बल पर कुरान की जो आयतें हैं वो लिखी गई हैं। अक्षरों के ऊपर 14 कैरेट गोल्ड जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। फिर है इसी में कि 12 फीट से लंबी कठपुतली, यानी कि ऊपर की गैलरी जो है उसमें 12 फीट से बड़े आकार की कठपुतली जो है वो लगाई गई है। कठपुतली का जो कलाकार है वो कौन है? विकी भट्ट। एक आता 400 किलो का फाउंटेन, यानी कि शाहजहानी डिजाइन में, कौन सी डिजाइन? शाहजहानी डिजाइन में ब्लैक मार्बल का फ्लोर फाउंटेन बनाया है जिसे मकराना माइंस मार्बल से लाया गया है और यह 400 किलो का फाउंटेन है। ये चीज़ें जो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है वहाँ लगाई गई हैं। फिर आता है प्रदेश भर में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार। कौन कौन सी हैं? कि राज्य में एक तो सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार, इनको बढ़ावा देने के लिए सभी जो संभागीय मेडिकल कॉलेज है उनमें एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की जो सुविधाएं हैं वो प्रारंभ की गई हैं मेडिकल कॉलेजों में। राज्य में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। राज्य में कैंसर संस्थान कहाँ है? जयपुर में है। एक आता है एसएमएस चिकित्सालय महाविद्यालय आता है जयपुर, एक आता है एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर और एक आता है राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा। इनमें क्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो लेबोरेटरीज हैं वो स्थापित की गई हैं। कहाँ कहाँ पे? जयपुर में, जोधपुर और कोटा में। इनमें जो ये मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर। अगला आता है ज्ञान संकल्प पोर्टल। क्या है ज्ञान संकल्प पोर्टल?
कि एक ऐसा सशक्त ऑनलाइन माध्यम है जो राजकीय जो विद्यालय हैं उनको आधारभूत संरचना व वित्तीय जो संबल है वो प्रदान कर रहा है, और इसी के साथ CSR के तहत कार्य करवाने हेतु कंपनियों को आकर्षित कर रहा है, यानी कंपनियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि वो आए और सहयोग करें। यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भामाशाह जो भी दानदाता हैं, जो भी भाई लोग देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं स्कूलों में, औद्योगिक संस्थानों को कार्य क्षेत्र देने के साथ ही क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि का संग्रहण व प्रबंधन कर रहा है, कि जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं उसके तहत ये संकल्प पोर्टल जो है ये शुरू किया गया है। एक पुरस्कार आता है कि इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना, यह 2019-20 में शुरू की गई थी। उसका उद्देश्य क्या है कि 8वीं 10वीं और 12वीं में प्रथम अंक लाने पर राज्य सरकार जो है इसके द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। 8वीं क्लास में प्रथम स्थान लाने पर 40,000 रुपये, 10वीं में 75,000 रुपये और 12वीं में प्रथम स्थान लाने पर 1 लाख प्लस में स्कूटी जो है वो दी जा रही है इस योजना के तहत। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इसमें क्या है कि राजकीय विद्यालयों की जो बालिकाएं हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं परीक्षा में जिले में प्रथम व दूसरा स्थान प्राप्त किया हो, और इसके अलावा एक BPL एवं एक अनाथ बालिका, प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं ली जाएंगी जो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के लिए पात्र होंगी। बालिकाओं को कक्षा 11वीं व 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये की जो सहायता है वो दी जाएगी। स्नातकोत्तर तक की जो शिक्षा व प्रशिक्षण है उसके लिए 2,25,000 की वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। अब योजनाएं आएंगी सारी कि आपकी बेटी योजना कब शुरू हुई थी? आपकी बेटी योजना 2004-05 में। उद्देश्य क्या है इसका कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जितने भी परिवार हैं उनकी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों, या तो माता पिता दोनों ही या एक का निधन हो गया है, उनको लाभान्वित किया जाता है इसके तहत। कक्षा 1 से 8 की जो बालिकाएं हैं उनको इसमें 2100 रुपये, कक्षा 9 से 12 की जो बालिकाएं हैं उनको 2500 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो दी जा रही है। अगली आती है आर्थिक संबलता। आर्थिक संबलता पुरस्कार जो आता है ये क्या है, किसके लिए शुरू किया गया है कि शारीरिक अक्षमता वाली जो बालिकाएं हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत जो बालिकाएं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उन्हें 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है। और राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं दृष्टिकोण वाले जो विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अगला आता है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। उद्देश्य क्या है? वंचित जो वर्ग हैं उनकी बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना, जो भी वंचित रह गई हैं, पढ़ नहीं पाई हैं आगे, उनको विद्यालय से जोड़ना। 2020-21 में राजस्थान में कुल 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का जो संचालन है वो किया जा रहा है। टोटल कितने हैं? 319। एक आता बालिका शिक्षा कार्यक्रम 2020-21। उद्देश्य क्या है इसका? जीवन कौशल विकास एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण किया जाए। बालिका शिक्षा कार्यक्रम जो है इसमें क्या, जीवन कौशल का विकास और बालिकाओं का सशक्तिकरण किया जाए। इसमें क्या है? मीना राजू मंच, गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल लर्निंग कौशल के साथ ही आत्म प्रशिक्षण दिया जाएगा, मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें की जाएंगी। इसके बाद एक आती है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना कि जो भी दूर दूर से बच्चे आते हैं उनको जोड़ने के लिए, जो पढ़ नहीं पाए हैं, घर में रह गए, किसी कारणवश उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनको वापस जो शिक्षा से जोड़ने के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना शुरू की गई है 2022-23 में। उन लड़कियों और महिलाओं को प्रदान करने के लिए जो
परिवार या अन्य कारणों से नियमित रूप से कॉलेज या विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाती हैं। इसके तहत यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स आदि की फीस की जो प्रतिपूर्ति है वो की जाएगी, यानी कि ये डिप्लोमे किए जाएंगे और उनकी जो फीस है उन्हें वापस लौटाई जाएगी इसके तहत। एक है शिक्षा सेतु योजना। शिक्षा सेतु योजना जो है किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से, जो भी औपचारिक शिक्षा है उससे वंचित जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनको राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के साथ समन्वय से इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत शिक्षा सेतु योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 2,04,603 महिलाएं व बालिकाएं इसमें लाभान्वित हो चुकी हैं शिक्षा सेतु योजना में। नेक्स्ट आता है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना चली रही है 1 अप्रैल 2020 से। नोडल विभाग कौन सा है? आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, इसके द्वारा ये शुरू संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या आता है कि राजस्थान राज्य के जो राजकीय एवं निजी विद्यालय जो हैं उनमें कक्षा 12वीं है उस तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने वाली एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जो भी प्रोत्साहित छात्राएं हैं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जो है ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट आती है विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। ये भी योजना चलाई गई है। इसमें क्या है कि जो भी बीएड पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश करने वाली जो भी विधवा या परित्यक्त जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो भी देय फीस है उनका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाकर उन्हें संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। जो भी फीस उन्होंने दी है उनको वापस लौटाई जाएगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। जिनके परिवार की वार्षिक आय 3,50,000 रुपये है वो इसके लिए पात्र होंगे तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है उनके लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने हेतु ये संशोधित योजना शुरू की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा जो उसमें 60% अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी ये शुरू की गई है। फिर एक आता नो बैग डे। ये देखिए नो बैग डे कि शनिवार को बैग नहीं लेके जाना। जितने भी शनिवार आएंगे महीने में 4 या 5 जितने भी शनिवार आते हैं तो उसमें क्या है कि उनको गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, खेल कूद या भी जो भी पोस्टर्स होते हैं वो बनवाए जाते हैं, साइंटिफिक जो भी फैक्ट्स होते हैं उनकी जानकारी उन्हें दी जाती है और अन्य गतिविधियाँ कल्चरल सांस्कृतिक ये सारी गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। नो बैग डे बाल प्रतिभाओं को तराशने का प्रयास। हर महीने यानी कि उनकी पढ़ाई के अलावा किस किस में रुचि है इन चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है नो बैग डे के माध्यम से। हर महीने के प्रत्येक शनिवार को अलग अलग अवधारणाएं आधारित विनिश्चय गतिविधियां जो है उनका आयोजन करके बालकों को शिक्षणेतर अनुभव साझा करके उनके अंदर की जो प्रतिभा है उनको प्रकट करने नेतृत्व कौशल के विकास का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पहला जो शनिवार है उसमें क्या होगा, राजस्थान को पहचानो। कैसे पहचानोगे? राजस्थान को भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति से परिचित करवाने के लिए प्रश्नोत्तरी बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, सर्वे करो। इसके माध्यम से फर्स्ट शनिवार को राजस्थान को पहचानो। दूसरा शनिवार है भाषा कौशल विकास एवं मूल्यपरक शिक्षा। भाषा कौशल से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपस में वाद संवाद करना, ये जो है वो दूसरे शनिवार को किया जाएगा। तीसरे शनिवार को होगा खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, यानी कि खेल कूद की जो गतिविधियां हैं वो तीसरे शनिवार में। चौथे शनिवार में मैं भी हूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी कि वैज्ञानिक से संबंधित
साइंस से संबंधित जो भी जानकारी है वो चौथे शनिवार में। 5वां शनिवार में होगी बाल सभा मेरे अपनों के साथ। जो भी अंताक्षरी वगैरह जो पहले स्कूलों में करवाते थे, तो बाल सभा यानी कि बालकों को आपस में वाद संवाद करवाया जाएगा इसमें। फिर एक आता है कि नो बैग डे गतिविधि जो है इसमें खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, जो तीसरा शनिवार है उसके तहत शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला। उनकी पहल के ऊपर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर चेस इन स्कूल एक्टिविटी आयोजित की गई है, जिसमें पूरे राज्य के 38,21,009 विद्यार्थियों ने भाग लिया इसमें। और यह भाग लेकर एक साथ इतने विद्यार्थियों ने भाग लेकर इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया है। जो तीसरा शनिवार है उसको चेस इन स्कूल एक्टिविटी जो है की जाएगी। फिर आता है भविष्य की उड़ान कार्यक्रम। ये सारे कार्यक्रम भी सुजस में दिए गए हैं, तो दिए गए हैं तो इम्पोर्टेंट तो अपने आप ही हो जाते हैं। एग्जामिनर का कहीं भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी कोई भी फैक्ट उठा सकता है, वो परीक्षा में डाल सकता है पेपर में। इसमें फिर आती है भविष्य की उड़ान कार्यक्रम। शुरू कब होती है? 5 अप्रैल 2022 से जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य देख लीजिए कि जिले के लिंगानुपात एवं महिला साक्षरता की स्थिति में सुधार तथा शिक्षा की भूमिका का महत्व देते हुए बेटियों को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध करवाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा ये शुरू की गई है। बालिकाओं के लिए इसमें क्या है कि सुंदर परिसर होगा, स्वच्छ शौचालय होगा, कैरियर काउंसलिंग एवं निःशुल्क लाइब्रेरी उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य और खेलकूद के जरिए उनकी सर्वांगीण विकास का जो प्रयास है वो इसके तहत किया जा रहा है। फिर आती है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जो है इसके तहत सार्वजनिक जो पुस्तकालय हैं उनका विकास करना, संचालन करना, नियंत्रण और निरीक्षण का जो कार्य है वो इस विभाग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कुल 323 राजकीय पुस्तकालय हैं। 323 टोटल राजकीय पुस्तकालय हैं। उनमें से राज्य केंद्रीय पुस्तकालय एक आता है, यानी कि केंद्रीय पुस्तकालय एक है जो डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर। मंडल पुस्तकालय 7 आते हैं, जिला पुस्तकालय 33 आते हैं, पूर्णकालिक पंचायत समिति पुस्तकालय आएंगे 6 और पंचायत समिति पुस्तकालय जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर के तहत होंगे वो होंगे 276। फिर आता है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर। स्थापना होती है 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना होती है। इसे वर्ष 1990 में सौम्य मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, गांधीनगर जयपुर स्थित भवन में स्थानांतरित किया गया था। स्टार्ट कब हुआ ये याद रख लेना बस। फिर आते हैं मंडल पुस्तकालय में पहला आता है राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय आता है जयपुर में। यह जयपुर का पहला पुस्तकालय है। स्थापना कब होती है? महाराजा मानसिंह के द्वारा 1652 ईस्वी में आमेर में की गई थी, यानी कि पहला ही पुस्तकालय है ये। पुस्तकालय में महाराजा सवाई जयसिंह ने वर्ष 1704 में 76 ग्रंथ, 1711 में 420 ग्रंथ व 1716 में 336 ग्रंथों की वृद्धि यहाँ करवाई और इसे आमेर से नई राजधानी जयपुर के जिलेब चौक में स्थापित किया। 1866 में इन पुस्तकालयों को, ये जो पुस्तकालय है इसको निजी ग्रंथालय सीमा से, पहले ही निजी क्षेत्र में था, वहाँ से इसे निकालकर सार्वजनिक उपयोग के लिए, कि सभी के लिए उपयोग किया जाए, इसके लिए महाराजा सार्वजनिक ग्रंथालय के नाम से इसको स्थापित किया गया। ये जो पुस्तकालय है इसमें अबुल फजल के द्वारा उर्दू में अनुवादित जो महाभारत है वो भी उपलब्ध है। अगला आता है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय आता है अजमेर में। ये दूसरा मंडल पुस्तकालय। स्थापना होती है इसकी 15 सितंबर 1997 में। कहाँ होती है? रेलवे स्टेशन से रोडवेज बस स्टैंड के मध्य जो वीर कुमार मार्ग है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। ये जो पुस्तकालय है इसमें दर्शन, धर्म, समाज विज्ञान एवं
तकनीकी, इतिहास, साहित्य आदि से संबंधित लगभग 33,248 पुस्तकों का जो संग्रह है वो इसमें किया गया है। अगला जो मंडल सार्वजनिक पुस्तकालय आता है बीकानेर में, स्थापना कब होती है? 1937 में महाराजा श्री गंगा सिंह बहादुर जो है उन्होंने इसकी स्थापना की। यह पुस्तकालय म्यूजियम चौराहा पर स्थित है। पुस्तकालय में संग्रहित भारतीय चित्रकला, देश विदेश की प्रसिद्ध पेंटिंग की प्लेट, विभिन्न चित्र शैलियों के चित्र, ऐतिहासिक विषय पर विशिष्ट संग्रह, बीकानेर गोल्डन जुबली, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेदों एवं पुराणों की ऋचाएँ, ज्योतिष साहित्य के अनूठे जो संग्रह हैं वो इसमें स्थापित किए गए हैं। अगला आता राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय। एक मिनट, इसकी जो शुरुआत होती है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय कोटा में है। शुरुआत होती है बहादुर बाजार में, बांपना हवेली से इसकी शुरुआत। इसके बाद 1984 में ये जो पुस्तकालय इसको नगर विकास न्यास परिसर दादावाड़ी कोटा के भवन में स्थानांतरित किया गया। पहले कहा था बांपना हवेली, फिर वहाँ से निकालकर दादावाड़ी कोटा के भवन में। वर्तमान में कहाँ है ये पुस्तकालय? सीएडी कॉलोनी परिसर में संचालित है। अगला मंडल पुस्तकालय आता है जोधपुर में, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर। स्थापना 1915 में महाराजा श्री सुमेर सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में यह पुस्तकालय नगर निगम के भवन, पुराना जो भवन है उसमें संचालित हो रहा है। एक आता राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय उदयपुर। इसकी स्थापना 1887 में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में। ये जो पुस्तकालय है ये झीलों की नगरी उदयपुर का जो गुलाब बाग है उसमें स्थित है। 12 मार्च 1951 को ये जो पुस्तकालय है वो सार्वजनिक घोषित किया गया। पहले निजी क्षेत्र में था, 1951 में इसको पुस्तकालय, ये जो पुस्तकालय इसको सार्वजनिक क्षेत्र में ला दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट आता है जैसे राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय भरतपुर। इसकी स्थापना 2008 में होती है। यह पुस्तकालय अटल बंद रोड सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है उसके सामने भरतपुर में स्थित है। ये हो गए मंडल पुस्तकालय। फिर इन्हीं के अंदर क्या है कि दृष्टिबाधित जो है उनके लिए पृथक से अलग से कक्ष स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर एवं जो 7 मंडल पुस्तकालय हैं इनमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अध्ययन एवं कंप्यूटर उपयोग के लिए पृथक से कक्ष स्थापित किए गए हैं। यहाँ ब्रेल, डेजी पुस्तकें एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक सावित्रीबाई फुले वाचनालय। ये क्या है कि राज्य के 33 जिलों में संचालित जिला पुस्तकालयों में सावित्रीबाई फुले वाचनालय जो है वो स्थापित किए गए हैं, यानी कि 33 के 33 जिलों में। इन वाचनालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्वाध्याय करने के लिए युवाओं को आवश्यक प्रतियोगी साहित्य के साथ कंप्यूटर, प्रिंटर्स, इंटरनेट, फर्नीचर की जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वयं अध्ययन करने के लिए कि भाई जो भी लाइब्रेरीज होते हैं उनके तहत इनको ये जो सुविधाएं हैं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। फिर आता है 2500 करोड़ की लागत से बांसवाड़ा जिले की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना जो है इसका शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। इसको ध्यान से पढ़ लेना। जो अभी लेटेस्ट की जो चीज़ें हुई हैं वो आ रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 12 जून को बांसवाड़ा के लंकाई बागीदोरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना जो है उसका शिलान्यास किया है बांसवाड़ा में। इसी में क्या है कि ये जो परियोजना है इससे जिले की 6 तहसील और 6 तहसीलों के 338 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा जिले की जो ग्राम पंचायत है छोटी सरवा उसको पंचायत समिति में क्रमोन्नत करने की जो घोषणा है वो की है।
इस परियोजना से जिले की 6 तहसील कौन कौन सी, बांसवाड़ा, बागीदोरा, गांगड़तलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ जो है इनको आपस में जोड़ा गया है। और इन्हीं के 338 जो गांव हैं उनके 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो सकेंगी। यह माही परियोजना के बांध से 105 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण होगा। यहाँ मुख्य नहर से वितरिका और माइनर निकालकर डिगी निर्माण करके फवारा पद्धति के द्वारा यहाँ सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसका जो कार्य है वो नवंबर 2026 तक पूर्ण किया जाना है कि भाई 2026 तक जो है वो इसका कंप्लीट कार्य हो जाएगा। इसमें 210 डिग्गियाँ और 4 किलोमीटर लंबी टनल जो है वो भी बनेगी। इस परियोजना में अनास नदी पर एक साइफन बनाया जा रहा है और यह गांगड़ तहसील जो है उसके लंकाई गांव में स्थित है साइफन, अनास नदी पर। उसके बाद में एक आता है महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का जो गठन है वो धौलपुर में किया गया है। अभी किया गया है 15 जून 2023 को। इससे क्या है कि लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट तथा सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बनेंगी। इस बोर्ड के तहत वीरांगना अवंतीबाई लोधी जो है उनके नाम के ऊपर जो विकास बोर्ड का गठन किया गया है। और इन्होंने जो अवंतीबाई लोधी थी उन्होंने 1857 की क्रांति में इनका कोई विशेष योगदान हो रहा होगा। इसी के तहत कि भाई एक विकास बोर्ड बनाया गया ताकि ये जो भी समाज है इनके लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बनाई जा सके। फिर आता प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिखा है भाई कि राजस्थान भवन निर्माण हेतु बेंगलुरु, कोलकाता तथा चेन्नई में उचित जो स्थान है उसके ऊपर 3-3 हज़ार वर्ग मीटर भूमि का जो है वो आवंटन किया जाए। किनके लिए किया जाए कि जो भी प्रवासी राजस्थानी हैं उनके लिए, जो दूसरे राज्यों में जाके बसे हुए हैं उनके लिए। एक तो कर्नाटक के बेंगलुरु, तमिलनाडु के कोलकाता और पश्चिम बंगाल में ये शुरू किया गया है। यानी कि 3 राज्य हैं और 3 राज्यों के ये जो क्षेत्र हैं कि बेंगलुरु में, कोलकाता और चेन्नई में उचित स्थान के ऊपर 3-3 हज़ार वर्ग मीटर जो भूमि है इसका आवंटन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, तमिलनाडु के चेन्नई में और कर्नाटक के बेंगलुरु में। फिर है साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है भाई। ये पुरस्कार देख लेना, अभी शुरुआत की जा रही है इनकी कि पद्म श्रेणी में श्री कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। लोक साहित्य और कला श्रेणी में श्री कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। भाषा अनुसंधान श्रेणी जो है इसमें डॉक्टर सीताराम लालस भाषा अनुसंधान पुरस्कार दिया जाएगा। गद्य जो श्रेणी है उसमें श्री विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। नोडल एजेंसी कौन सी है, ये भी जो पुरस्कार दिए जाएंगे वो है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। इसके तहत ये जो पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जो है वो इसका प्रशासनिक विभाग होगा। राशि कितनी दी जाएगी, 11 लाख रुपए जो है वो इस पुरस्कार के तहत राशि दी जाती है। और इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल प्रदान किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकेंगे। कब दिए जाएंगे तो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित जो भी राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल होंगे या राजस्थान दिवस या जो अन्य अवसर पर जो भी राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं उनमें ये दिए जाएंगे। अध्यक्ष कौन होगा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर राजकीय व्यक्ति। पद्मश्री साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत 2 साहित्यकार। एक आता राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के अध्यक्ष एवं कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव जो है वो इस समिति के सदस्य व उप शासन सचिव सदस्य होंगे। सदस्य भी होंगे और उप शासन सचिव सदस्य होंगे। ये जो पुरस्कार है वो अभी शुरू किए गए हैं। कितनी राशि दी जा रही है, कब दिए जाएंगे, किस क्षेत्र में दिए जाएंगे। एक आता है कि नदवई में
सेंधपुरा को उप तहसील बनाने की घोषणा। 15 जून 2023 को अभी फ़िलहाल 15 जून 2023 को भरतपुर जिले के सीकरी में महंगाई राहत कैंप के दौरान एक घोषणा की गई कि नदबई जो है उसके सेंधपुरा को उप तहसील बनाने की घोषणा, ये 15 जून को की गई है। अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना जो आती है 2023 को मुख्यमंत्री की स्वीकृति इसको मिल गई। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, उद्देश्य आता है कि प्रदेश के जो भी असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत जो सक्रिय श्रमिक एवं चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको अस्पताल में भर्ती होने के दौरान राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जो भी पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के जो सदस्य हैं उनको अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अधिकतम 7 दिन की जो आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन जो है इसको मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा उदयपुर में 22 मई 2023 को कालजयी योद्धा महाराणा प्रताप की जो स्मृति है उसमें एक बोर्ड गठित करने की जो घोषणा है वो की गई है। बोर्ड में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य 7 सदस्य होंगे। अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा तथा अन्य 7 सदस्य होंगे। फिर आता है कि 7 जिलों में खुलेंगी अकादमियाँ, खेल अकादमियाँ खुलेंगी 7 जिलों में। इसके लिए बजट कितना आया है? 14.25 करोड़ रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति है वो इसके तहत दी गई है। सीकर का कोलीड़ा व बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी खोली जाएगी। बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी खोली जाएगी। भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स अकादमी और बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी खोली जाएगी। और इन अकादमियों का निर्माण जो 2-2 करोड़ रुपए की लागत से होगा। प्रत्येक अकादमी के लिए 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा डीडवाना नागौर में कबड्डी अकादमी जो है इसका निर्माण 25 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जैसे धौलपुर जिले में 643 करोड़ रुपए की लागत से होगा काली तीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण। कि धौलपुर जिला जो है उसमें 643 करोड़ रुपए की लागत से काली तीर लिफ्ट परियोजना जो इसका निर्माण किया जा रहा है। घोषणा जो है इसकी 7 जून 2023 को की गई। बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील जो है उसमें काली तीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ रुपए व्यय होंगे। भाई मुख्यमंत्री निवास से वीसी के वीडियो कॉल के जरिए जो है इसका लोकार्पण किया गया है। और इसके साथ ही एक सिलावट एनीकट जो परियोजना है इसका भी लोकार्पण किया गया है। ये जो परियोजना है इससे क्या कि धौलपुर जिले में जल स्तर में वृद्धि होगी। धौलपुर जिले का जो जल स्तर है उससे वृद्धि होगी। और एक वीडियो कॉल, मान लो खुद जाकर नहीं, वीडियो कॉल वीसी के जरिए जो है इसका लोकार्पण किया गया है। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वीसी के जरिए वीडियो कॉल के जरिए कौन सी परियोजना है जिसका शिलान्यास हाल ही में किया गया है? तो काली तीर परियोजना व सिलावट एनीकट परियोजना का किया गया है। धौलपुर जिले की जो भी राजाखेड़ा तहसील है उसका सिलावट गांव जो है उसमें उटुंगन एक नदी है जिसके ऊपर 100 मीटर लंबा व 2 मीटर ऊंचा एनीकट बनाया गया है। और इसकी क्षमता क्या होगी? 0.54 मिलियन क्यूबिक मीटर जो जल भराव जो है क्षमता इसकी होगी सिलावट एनीकट की। नेक्स्ट आता है रिफाइनरी में 31 दिसंबर 2024 से पहले शुरू होगा कॉमर्शियल प्रोडक्शन की जो रिफाइनरी है बाड़मेर वाली, उसी में क्या होगा? कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो शुरू होगा। क्या है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2 जून को बाड़मेर के पंचभद्रा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना जो उसकी समीक्षा की, उसकी जांच की। 31 दिसंबर 2024 से पहले ही कहा गया है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने से विकास को क्या होगी? गति मिलेगी। यानी कि 31 दिसंबर 2024 से पहले रिफाइनरी जो है इसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 2013 में जो यहाँ कितने करोड़ रुपए थे? वर्ष 2013 में यह
4229 करोड़ रुपए, 2017 में 43,129 करोड़ रुपए और अब 72,937 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजना हो गई है। अब इसमें टोटल कितने हो गए हैं? 72,937 करोड़ रुपए। शुरू कब होती है? जनवरी 2018 में, 16 जनवरी को स्टार्ट हुई थी, 16 जनवरी 2018। इसमें क्या है? एक तो HPCL प्लस राजस्थान सरकार जो है इसकी 74 प्लस 56, एक होगी 74% और एक 26% जो है ये भागीदारी सुनिश्चित की गई है। HPCL 74%, राजस्थान सरकार 26%। फिर आता है राज्य के 5 संभागों में खोले जाएंगे क्या? आर्केड केंद्र। क्या होते हैं आर्केड केंद्र? देखिए, घोषणा हुई है बजट जो 23-24 है, इसमें इसकी घोषणा होती है। वित्तीय प्रावधान किया गया है इसके लिए 25.90 करोड़ रुपए आर्केड केंद्र के लिए दिए जाएंगे। अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, क्या है? आर्केड राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। कौन कौन से संभाग हैं? अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। और कहाँ कहाँ खोले जाएंगे इनमें? कोटा में खोला जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में। उदयपुर में विज्ञान भवन आता है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। भरतपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग आता है राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय। अजमेर में आता है राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय। और बीकानेर में आता है स्कूल इनोवेशन हब महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो है, वहाँ पर आर्केड केंद्र स्थापित किए जाएंगे इन 5 संभागों में। इसके अलावा आता है नेक्स्ट कि गोडवाड़ देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व होगा विकसित। गोडवाड़ देसूरी जो है उसमें 2 करोड़ रुपए की लागत से लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किए जाने के कार्य जो है वो होंगे। घोषणा देख लो, इसके लिए बजट कितना दिया गया है? 2023-24 का जो बजट की जो घोषणा है उसमें 2 करोड़ रुपए की लागत से ये जो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है ये विकसित किया जाएगा। फिर आता है कोटा में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम जो है वो बनेगा। कहाँ बनेगा? कि कोटा का जो राजीव गांधी नगर है उसमें राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की जो स्थापना है वो की जाएगी और इससे विद्यार्थी और आमजन जो है उनके दैनिक जीवन में विज्ञान की जो भूमिका है वह खगोलीय घटनाओं के रहस्य, आकर्षक मॉडल्स एवं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वो है वो समझेंगे। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति कितनी दी गई है? 7.40 करोड़ रुपए जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के लिए दिए जाएंगे। यहाँ 80 से 85 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक डिजिटल प्लेनेटोरियम जो है वो बनेगा और इसमें विभिन्न खगोलीय ग्रहों की जो जानकारी है वो भी उपलब्ध होगी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? फिर आता है बांसवाड़ा में नवीन उप तहसील छोटी सरवा जो है इसका गठन किया गया है। कब किया गया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इस निर्णय से आम जन जो है इसको स्थानीय स्तर के ऊपर ही क्या है राजस्व कार्यों के निस्तारण में राहत मिलेगी। कि जो उप तहसील थी छोटी सरवा उसका गठन किया गया है नई का। नवीन उप तहसील छोटी सरवा में 3 भू अभिलेख निरीक्षक वर्त तथा 12 पटवार मंडल जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि जोधपुर में खुलेगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय। जोधपुर के राज्य के जो शिल्पकार तथा बुनकर जो है उनके उत्थान के लिए जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय है वो खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। फिर आता है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्थापित होगा संत पिप्पा शोध अध्ययन केंद्र। संत पिप्पा जी जो थे उनका शोध अध्ययन केंद्र जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध संत थे पिप्पा जी, उनके नाम पर उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में
संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसमें हिंदी विभाग में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही अध्ययन केंद्र हेतु सह आचार्य का एक पद जो है वो भी सृजित किया जाएगा। इसमें क्या है कि विश्वविद्यालय के जो भी स्नातक या स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के विद्यार्थी जो होंगे वो अध्ययन और शोध करेंगे यहाँ पर, और इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भारतीय ज्ञान प्रणाली जो है इसको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें आता फिर नेक्स्ट आता है कि पशुपालकों के लिए क्या राहत दी गई है, पशुपालकों के लिए क्या किया गया है। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 16 जून को राजस्थान किसान महोत्सव के पहले दिन जो लंपी रोग जो अभी फैला था कुछ दिन पहले जो गोवंश थे उनमें, तो लंपी रोग जो आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम जो उसमें करीब 41,900 पशुपालक जो उनके खाते में लंपी रोग से मृत जो भी दुधारू पशु थे उनके लिए 175 करोड़ की जो मुआवजा राशि है वो हस्तांतरित करने की घोषणा की। हस्तांतरित भी हो गई है ये। इसमें क्या है कि प्रदेश भर के जो पशुपालक हैं उनके खातों में प्रति परिवार अगर 2 गायें मरी हैं तो 2 दुधारू गोवंश के लिए 40 हज़ार रुपये डीबीटी द्वारा जो है ये भेजे जाएंगे। इस वर्ष लंपी महामारी से बचाव हेतु टीकाकरण कितना किया गया, 68 लाख से अधिक गोवंश का टीकाकरण है वो किया गया। गौशालाओं को 9 माह व नंदीशाला जो है उनको 12 माह का जो अनुदान है वो इसके तहत दिया जा रहा है। नंदीशाला खोलने के लिए प्रति ग्राम पंचायत 1.56 करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो दी जा रही है, क्योंकि कोई भी नंदीशाला जो खोली जाएंगी उनमें प्रति ग्राम पंचायत कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है, 1.56 करोड़ रुपए की। गौशालाओं को अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए का अनुदान है वो दिया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्णयों से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश में प्रथम राज्य जो है वो बन गया है कि दुग्ध उत्पादन का जो क्षेत्र है उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे है। एक आता है दादू धाम। क्या है ये दादू धाम? जयपुर में है। जयपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर जयनारायण गांव आता है, वहाँ पर ये दादू धाम है। यह स्थान क्या है कि दादू पंथ के जो प्रवर्तक थे श्री दादू दयाल, उनके शिष्य श्री जगजीवन की तपोस्थली है। गुफा के अलावा यहाँ पर दादू दयाल मंदिर है, शिवालय और एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी है। अब देखो ये दादू धाम है तो क्यों दिया गया इसको सुजश में? क्योंकि इम्पोर्टेंट है। दादू धाम सुना ही नहीं होगा हमने, तो जैसे बुक्स वगैरह में पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन इसको सुजश में दिया गया है। तो दिया गया है तो ऐसे तो दिया नहीं गया, कोई सोच समझ के दी जाती है सारी चीज़ें, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मई जो जून की सुजस थी उसमें जो ओलंपिक में जो राशि मिल रही हुई है, बढ़ी हुई जो राशि है वो भी दी हुई है। जैसे स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक जीतने के ऊपर ओलंपिक खेलों में 75 लाख जो राशि दी जाती थी उसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया। रजत पदक जो जीता जाता है उस पर 50 लाख जो पहले राशि दी जाती थी उसको अब कितना कर दिया गया, 2 करोड़ रुपए। कांस्य पदक जीतने पर पहले 30 लाख रुपए मिलते थे, अब इसको 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वैसे ही एशियाई और कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं उनमें स्वर्ण पदक जीतने पर 30 लाख रुपए पहले मिलते थे, अब उनको 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रजत पदक जीतने पर 20 लाख थे, उनको 60 लाख रुपए कर दिया गया है। और कांस्य पदक जीतने पर 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उनको 30 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है। तो ये जो कंप्लीट हमारी मई की सुजस हो गई है भाई, सॉरी जून की जो सुजस है वो कंप्लीट, जून सुजस 2023 जो वो कंप्लीट हो गई है। इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो भी आर्ट एंड कल्चर चल रहा है उसमें हमारे 1 या 2 टॉपिक रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। उसके बाद हम हिस्ट्री भी कौन सी, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी अब में हमारी क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, आंदोलन, इनको हम पहले कंप्लीट करेंगे कि लगभग क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो भी ज्योग्राफी में 1-2 टॉपिक रहे हैं उनको लेंगे। तो जैसे कल्चर कंप्लीट होती है
हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। पहले कल्चर कंप्लीट करते हैं, 2 टॉपिक रहे हैं, उनको मैं जल्दी करवा दूँगी। और बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और हमारी जो सेशन है, हमारी जो क्लास है, ये आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। और अच्छी ही लगी है तो लाइक शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।